दवाइयाँ दी, जालसाजी की और फिर कहते हो कि आपको क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ ने टकराव का अदारों के साथ फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ का मकू ठुक जाएगा। किसी इदारे की किसी इदारे से बाज आराई नहीं है, ऐसी कोई बाज आराई ना है ना इंशाल्लाह होगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज का दिन खबरों के एतबार से काफ़ी ज़्यादा अहम रहा। मुस्लिम लीग नून का दिन तरदीद से शुरू हुआ, तरदीद पर ख़त्म हुआ। सबसे पहले जो खबर आई कि स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नाअहली का रेफरेंस भेज दिया है, जिसकी बाद में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से तरदीद कर दी गई। दूसरी तरदीद अब से कुछ देर कबल PMLN में इंटरनल रिफ्ट से मुतल्लिक थी और जिसमें यह बताएगा कि NA 120 में हमजा शहबाज की जगह परवेज मलिक को जो इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज बना दिया गया। मरीम नवाज ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि इख्तलाफात की खबरें फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। पार्टी में किसी किस्म के कोई भी इख्तलाफात नहीं है। इसके अलावा चौधरी निसार साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून पर के सर पर तलवार की तरह लटक रही है और हम बात करेंगे आज के शो में कि मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल है, ये जो खारजा पॉलिसी हमारी खारजा अमूर है उन पर किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही, किस तरह से असरअंदाज हो रही है। और आज के शो में बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अब्दुल कयूम साहब, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, रुकन कौमी असम्बली थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सीनियर रहनुमा हैं अब, और बैरिस्टर जाहिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। जो रेफरेंस की खबर सुबह आई, हमने देखा कि एक रेफरेंस दायर कर दिया गया स्पीकर की जानिब से जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के खिलाफ, जो 20 अप्रैल की उनकी जजमेंट थी पनामा केस में उनसे मुतल्लिक। तो बाद में तरदीद आ गई। तरदीद इस हद तक आई कि रेफरेंस दायर नहीं किया गया, ये तरदीद नहीं आई कि रेफरेंस ड्राफ्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली ये क्या है सारा, ये कोई टेस्ट फायर किया गया या फिर किसी और ने कार्रवाई डाल दी? देखें, आप सारा दिन अपने टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ पे जाएं तो आप और कोई काम नहीं कर सकते, और इन चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में हमें आगे देख के मुल्क की फलाह के लिए कंस्ट्रक्टिव और बातें बड़ी हैं। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी भी रहनी चाहिए और वो रहेगी ऑफ कोर्स, और यही ज़िंदा कौमों की निशानी है। और अल्लाह का करम है, पाकिस्तान रवां दवां है और गवर्नमेंट चल रही है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, बिल्कुल। तो इसमें कोई घबराहट की बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना टाइम हम लगा रहे हैं ना इन चीज़ों पे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ानदान के अंदर रिफ्ट है, नंबर 2 जो है कि जी ये आप देखें कि रेफरेंस आ रहा है, तीसरा कुछ और कुछ, आई थिंक ये चीज़ें जो है, और फिर वो दूसरी पार्टी उसको नेगेट करती है कि ये नहीं है, इनकी इस हद तक ठीक है। आप खबर आई, खबर की उन्होंने तरदीद कर दी। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से विद ऑल ऑनेस्टी ये कहना चाहता हूँ कि जैसे माजी में नज़रिए ज़रूरत के तहत हमने आइन एब्रोगेट किए, जो कि एक जुर्म था जो कभी नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आज जिस क्रिटिकल कंडीशन में पाकिस्तान था ना, उसमें अगर नज़रिए ज़रूरत के तहत हम इन केसेस को जितने भी ये वैलिड थे थोड़ा और डिले कर लेते, तो हम ये 8-7 महीनों की शेप में हुकूमतें तोड़ कर आगे एक इंटरम गवर्नमेंट आनी थी, ये डिले भी हो सकते थे कि मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। आज मैं तो चूँकि एक सोल्जर हूँ और मैं ये डिप्लोमेटिक साइड को भी थोड़ा देखता हूँ, करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जियो पॉलिटिक्स का। आपके जितने ख़तरात आज सीरियस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उनका तकाजा ये है कि नेशनल यूनिटी हो और हम मुल्की मफादात के लिए इकट्ठे होकर आगे चलें। बाकी कोई बंदा भी अबव ला नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई जनरल हो, जज हो, हर किसी को अपना करना है। और जिन पार्टीज को जो अगर किसी पे इल्जामात हैं, यूनिटी आएगी कैसे जी? यूनिटी आएगी कैसे इस तरह की कौमी मैच्योरिटी फैलेंगी जबकि ये रेफरेंस आ गया, फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में इम्बैलेंस की खबरें आएंगी, जब तो फिर कैसे स्पीकर ने उसको नेगेट कर दिया। आप ये देखें ना, अभी एक हल्का 120 की बात लेके हम उठा लेते हैं, आज जी कौन इंचार्ज है, कल जी कौन, ये कौमी इशू नहीं है। एक इलेक्शन हो रहा है, एक बाई इलेक्शन हो रहा है, खुदा के लिए वो ठीक है, हो जाएगा, कोई भी जीत जाएगा। कौमी पार्टियां हमारी जब उनसे मुतल्लिक इस तरह की चीज होती है तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए, कौमी पार्टी तो खुदा के करम से मुल्क को चला रही है और सारी बातें हैं, इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, उनको ग्रैपल करने के लिए, उनके साथ करने के लिए हम अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड,
دیکھیں آج سے 6 سال 7 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس جوائن کی تھی تو میں نے ساری پارٹیز کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھا کہ مسلم لیگ نون ایک بڑی زبردست طاقت ہے ملک کی اور ایک بڑی آرگنائز پارٹی ہے جس کے پاس اچھی ٹیمز ہیں اور اس کی لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں. اور آئی تھاٹ کہ دس از دی بیسٹ کمبینیشن اس وقت. آج 4 سال 5 سال ان کے ساتھ گزارنے کے بعد میں ایماناً یہ کہتا ہوں کہ آج بھی مسلم لیگ نون ہی ایک طاقت ہے اور میاں نواز شریف ہی ایک ایسا ایکسیپٹیبل لیڈر ہے آپ کے پولیٹیکل ہورائزن کے اوپر. جو لوگ پالیٹکس میں جو لیڈر ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ 20 کروڑ عوام میں اور کوئی لیڈر نہیں ہوتا جو کہ اس کو آگے لے کے تو جا رہا تھا. تو ابھی وہ الگ ہو گئے, ڈزنٹ میٹر, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن میرا خیال میں کہ ہمیں قومی مفادات کو بالائے طاق نہیں رکھنا چاہیے. یہ چیزیں ٹھیک ہے, ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بالکل ہماری سرجری کریں, ہمارے اوپر اپنے اعتراضات کریں, گورنمنٹ کو صحیح لائن پہ رکھیں اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے اور ٹھیک کر کے آگے چلے. لیکن ایک ایز اے میچور نیشن ہمیں آگے چلنا ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں پہ بہت ٹائم نہ ضائع کیا جائے. علی محمد خان صاحب, اسپیکر صاحب نے تو تردید کر دیا کسی بھی قسم کا ریفرنس دائر کرنے سے متعلق, لیکن خان صاحب کی تسلی نہیں ہوئی. خان صاحب نے ایاز صادق صاحب سے استعفیٰ مانگ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایاز صادق صاحب نواز شریف کی کرپشن چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ. اور میں بڑا جو ہے جنرل صاحب نے گفتگو کی ہے, بڑی پازیٹیو کی ہے. دیکھیں, یہ آج صبح سے خبر گردش کر رہی تھی اور چیئرمین صاحب نے اس پہ اپنا ریئیکشن دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے بھی سخت دینا چاہیے تھا. اگر یہ غلط ہے خبر تو میں ٹھیک ہے, پھر اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو کہ غلط خبر ہے, لیکن یہ غلط خبر پھر چلی کیوں یہ ایوان صدر سے, ایوان وزیر اعظم سے, یہ پارلیمان سے اس طرح کی یہ افراتفری, یہ اس طرح کی چہمگوئیاں نون لیگ سے کیوں نکل رہی ہیں؟ دیکھیں, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, where there is smoke there is fire. کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. آخر اسپیکر صاحب کا اتنا بڑا آفس ہے, پارلیمنٹ کا دل جو ہے, دیکھیں پارلیمنٹ کا دل جو ہے نا وہ اسپیکر ہاؤس ہوتا ہے. جس طرح خون پمپ ہوتا ہے نا دل سے, دل بند ہو جائے تو آپ کی باڈی ختم ہو جاتی ہے. اسپیکر ہاؤس جب تک کام کرتا ہے نا, خراب سے خراب حکومت جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کی طرف سے چلتی رہتی ہے. بہترین مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں باوجود اس کی کہ میں بہت سی چیزوں پہ ان کے اعتراض کرتا ہوں, ان کی طرز سیاست سے میں اگری نہیں کرتا, لیکن وہ چلا رہے ہیں سینٹ کو رضا ربانی سے, وہ چلا رہے ہیں, وہ اس کو چلا رہے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ میں دل جو ہے وہ اسپیکر ہاؤس ہے, سر کا تاج جو ہے وزیر اعظم ہے. اب یہ جس طرح کی بات نکلی ہے, کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ امت اور وہ قوم, وہ امت جس کی بنیاد ہی عدل پہ رکھی گئی, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اور ویسٹرن ڈیموکریسیز میں بھی آپ یو کین ناٹ ایون تھنک, ہاؤ کین یو ایون ٹیک اے اسٹیپ آف سینڈنگ اے ریفرنس اگینسٹ اے پرسن جس نے, اس کا واحد جرم یہ ہے, اس آنریبل جج کا واحد جو ہے آپ کی نظر میں جرم یہ ہے کہ اس نے حق اور سچ پہ مبنی فیصلہ کر دیا. یہ اس کا جرم ہے بیچارے کا. اور دیکھیں پاکستان جیسا ملک جس آدمی نے بنایا, محمد علی جناح رحمہ اللہ ان کی مغفرت کرے, سننے میں کتابوں میں یہ سنا, کتابوں میں یہ پڑھا کہ ان کے ایک بھائی ایک دفعہ آئے اور انہوں نے منع کر دیا کہ اس کو میرے قریب نہیں آنے دینا. اتنا وہ لا ابائڈنگ آدمی, اور آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اس طرح دیکھیں ملک کی بنیادیں ہلتی ہیں. اگر آپ عدل کے ایوانوں کو ہلاتے ہیں, دیکھیں لاکھ آپ اختلاف کریں, لاکھ اختلاف کریں, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا اس زمانے میں. حالانکہ آج تو ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے نا, آج تو آپ بلا نہیں کر سکتے, اس زمانے میں تو ڈکٹیٹرشپ تھی, پھانسی چڑھا دیا, لیکن انہوں نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی نہیں کی, سپریم کورٹ کے خلاف اس طرح نہیں کیا جس طرح یہ لوگ, اور یہ حرکات کرنا یہ تو مشرف کرتا تھا جو افتخار چودھری صاحب کے خلاف انہوں نے کیا. نہیں, چڑھائی تو نون لیگ بھی کہتی ہے ہم نے نہیں کی, وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ تسلیم کر لیا, وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ عہدے سے الگ ہو گئے اور پارٹی عہدے سے بھی الگ ہوئے. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں نا, دیکھیں باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب کی ان کی جماعت کے لیے بڑی اہمیت ہوگی اور بے شک ہے, ان کے لیڈر ہیں, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ قومیں جو ہیں, قومیں اور ادارے یہ لیڈران سے لوگوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں. اگر کسی کو یہ خیال ہے نا کہ وہ بہت انڈسپینسیبل ہے تو جنرل صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں. ان کی عربی ٹرمز میں ایک بات یوز ہوتی ہے
कि the graveyards of the world are full of indispensable people. वो जो कहते थे ना अपने आप को, वो कहते ना कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जमी था। तो ये जो अगर कोई समझता है कि उसके देखें नवाज शरीफ साहब के बगैर भी तो हुकूमत चल रही है ना, हुकूमत उन्हीं की है, ये कहते थे साजिश है, कौन सी साजिश है? मैं ही समझता हूँ, आखिरी बात मैं ही समझता हूँ, शख्सियात आती जाती रहती हैं, मुल्क रहते हैं, इदारों को आपस में ना लड़ाया निजाम रहता है, बिल्कुल मजमूम साजिश है। अगर है तो बहुत मजमूम साजिश है। अगर इनकार कर रहे हैं तो ठीक है, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया, शायद गवर्नमेंट के खिलाफ जो बैकलैश आज पूरा दिन आया है मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसने इनको मजबूर किया है सोचने पे। ठीक है नाज़रीन, जहां एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जनरल साहब से पूछ के जो रिफ्ट की बात चल रही है, ये बेसिकली रिफ्ट की बात है क्या? एक तो दो साबिक वज़रा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब आज बयान जारी करते हैं कि जो पार्टी रहनुमा हैं वो बयानबाजी ना करें इदारों से मुतालिक। एक माजरा क्या है, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बैरिस्टर जाहिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस दायर करने की तो तरदीद कर दी है, ताहम रेफरेंस की तैयारी की तरदीद नहीं की, तो कल को अगर ये रेफरेंस आ जाता है तो लीगल टर्म्स में क्या ये सस्टेन कर पाएगा, इसकी क्या अहमियत होगी? शुक्रिया समर। मेरे ख्याल से देखें, आर्टिकल 209 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी फाइल तो कर सकता है रेफरेंस। अब रेफरेंस के अंदर क्या एग्जैक्टली ग्राउंड डाले जाएंगे, जो व्हाट्सएप और मीडिया पे जो चीज निकली हुई है उसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या वो पूरी है, कंप्लीट है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन में भी मेरे ख्याल में थोड़े ऐब हैं। वो तो मैंने जब देखा था मुझे नजर आ गया, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि ये एक्चुअली इस तरह फाइल किया हो। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या ये एक्चुअल थी या किसी ने कोशिश की है कि एक मफरूजे के बेसिस पे, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के बेसिस पे कोई कोशिश करे कि हमारी जुडिशरी को प्रोटेसाइज करे, चाहे वो उनके फेवर में या अगेंस्ट में हो। मेरे ख्याल से ये एक बेसिकली पॉलिटिकल गेम, चाहे अगेंस्ट या फॉर इस्तेमाल करना, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में भी आ सकता है। तो अगर ये सपोजिंग इस तरह की कोई रेफरेंस दायर की जाती है, उसमें तो चले हाइपोथेसिस है, मफरूजा है, मगर हाँ उसमें एक बात बनती है कि अगर आप देखी जाए तो आप जो जजमेंट्स हैं जो उसके अंदर इस व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो आ रही है, ये उसमें मेंशन ये किया गया है कि बेसिकली जो कमेंट दिया था जस्टिस साहब ने, वो शायद जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं था। मगर ये बात गलत है, क्योंकि अगर देखा जाए, आप ये भी नोट करें जजमेंट में कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब की जो जजमेंट है उसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि हम स्पीकर के किसी ऑर्डर पे कमेंट नहीं करना चाहते। तो जजेस ने कोशिश की थी कि बिल्कुल पॉलिटिसाइज ना करें। तो अब हमें भी मीडिया में और बाकियों को जुडिशरी को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए और किसी भी ना फेवर ना अगेंस्ट की गेम में आना चाहिए। ठीक, कारी साहब आपकी तरफ आएंगे, शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कारी साहब, आपको क्या समझ आती है, पहले रेफरेंस दायर होने की खबर आती है, फिर उसकी तरदीद आ जाती है, ये पार्टी की बौखलाहट है, कंफ्यूजन है या कुछ और है? मुझे नहीं पता जी कि ये खबर कहाँ से आई थी, किसी मुसद्दका जराए से थी या नहीं थी। आज वैसे भी सैटरडे था, सैटरडे को सेक्रेटेरिएट बंद होता है, तो कौन से सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई। बहुत सारी खबरें जो स्पेकुलेटिव होती हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करना भी ख्याल मुनासिब नहीं है। तो ये अगर कोई खबर आई तो वो भी ऐसी नहीं थी, लेकिन खबर की तरदीद करना बहरहाल एक जरूरी अमर था। बट अगर रेफरेंस सीरियस खबर होती तो उस पर कमेंट किया जाता। लेकिन कारी साहब, हमने नेशनल असेंबली से पूछा कि क्या कोई ऐसा रेफरेंस दायर करने का इरादा नहीं रखते, और अगर ये खबर आई है, जो डॉक्यूमेंट्स बाकायदा ड्राफ्ट आया है मीडिया पर, तो नेशनल असेंबली को इन्वेस्टिगेट, क्या नेशनल असेंबली करेगी इन्वेस्टिगेट कि ये किसने किया, किसकी साजिश थी या किसकी ये शरारत थी, जो भी था? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने का इरादा रखते। तो फिर इससे कुछ शकूक तो पैदा होते हैं। देखिए, नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से अगर आप पूछेंगे, वो सरकारी मुलाजिम है, वो आपको अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए जवाब देंगे ना। अगर आपका सवाल क्राफ्टेड ये है कि ऐसा अगर करना, क्या ऐसा हुआ तो आप करेंगे, तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे ना, हम तो नहीं कर सकते। उनके पास जब कोई चीज गई नहीं, स्पीकर वो नहीं कर सकते ना जी। स्पीकर के और अगर किसी ने ड्राफ्ट शेयर किया, अगर मीडिया में ड्राफ्ट चल गया है और वो ड्राफ्ट एक मफरूजा है, तो सेक्रेटेरिएट आपको यही कह सकता है ना। सेक्रेटेरिएट के पास से कोई चीज जाएगी, वहां को गलती होगी, तो वो अपने पैरामीटर्स के अंदर बात कर सकते हैं ना।
चलो कारी साहब, नून लीग में इख्तलाफात की खबरें बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। एक तो दो साबिक वफाकी वज़रा के एक दूसरे पर तनकीद, और आज फिर एन 120 के मामले पर भी हमने देखा कि खबरें आई कि परवेज़ मलिक साहब को हमजा शहबाज की जगह पर बना दिया गया है एन 120 के इलेक्शन का इंचार्ज, जबकि बाद में उसकी तरदीदें भी आई। लेकिन ओवरऑल आप नून लीग के अंदर जो रिफ्ट देख रहे हैं, क्या आपको नजर आ रही है कोई ऐसी रिफ्ट? चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी आज बयान जारी किया कि जो पार्टी रहनुमा है वो किसी भी इदारे से मुतल्लिक बयान जारी ना करें, जबकि पार्टी सरबराह तो जो है वो याकूब नासिर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब तो नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब सूबाई सदर तो हैं, फैमिली के क्लैशेस बहुत वाजे तौर पे हैं, उनमें बड़ी वाजे लाइंस मौजूद हैं, पार्टी के अंदर क्लैशेस बड़े खुल के हैं, और चौधरी निसार साहब के इख्तलाफात बड़े वाजे हुए हैं, फैमिली के इख्तलाफात बड़े वाजे हुए हैं, और कई सारा ग्रुप है जिनका नुक्ता नज़र इस तसादुम की तरफ जाने का नहीं था, इस केस को हैंडलिंग पे भी नहीं था। और ये दुरुस्त कहा निसार साहब ने उस वक्त कि 90% या 95% लोग जो हैं वो तो वज़ीर आज़म के साथ ही नहीं जा रहे, साबिक वज़ीर आज़म के, और एक अकेले बंदे को टारगेट कर लेना, उसके बाद आने वाले बयानात जो हैं ये अभी आने दिनों में और चीजें, ये क्रैक्स और वाज़े हो जाएंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है चौधरी निसार साहब की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो दोबारा पता नहीं क्या बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल, चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, एक और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शाम 5 बजे। वो जवाब देंगे गालिबन परवेज रशीद साहब ने जो बात की थी। जी, चौधरी साहब वही अपने फिर दोबारा बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या खिदमात की हैं, पार्टी के लिए उनकी क्या खिदमात है, मियां साहब के लिए उनकी क्या खिदमात है, वो क्या क्या कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया, और इसका जवाब भी देंगे। काफी दिन हुए उनके मीडिया से जरा हटे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कैसा हमारे साथ रहेगा जनरल साहब। पार्टी इख्तलाफात की खबरें हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी रहनुमाओं को पाबंद किया कि वो बयान ना दें किसी आईनी इदारे से मुतल्लिक। वो तो पंजाब की हद तक वो सदर है, लेकिन ओवरऑल तो पार्टी सरबराह आपने जब याकूब नासिर साहब को बना दिया है तो ये उनका काम बनता है पाबंद करें। तो ये कोई हाउस ऑफ शहबाज और हाउस ऑफ नवाज कोई डिस्टिंक्शन नजर आ रही है क्या, वाज़े होने जा रही है कोई ऐसी? और चौधरी साहब का मामला भी आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच। एक तो कायरा साहब बड़े अच्छे मंझे हुए सियासतदान है, और मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। इस तरह की स्पेकुलेटिव बातें जो है ना, उनको बेस बुनियाद बना के तो हम उस पर प्रोग्राम चलाते हैं, फिर सारा दिन ये वक्त का ज़िया है। ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको बताऊं, हमें, और आपने ये कहा कि अगर ये गलत रेफरेंस की बात थी तो इसको इन्वेस्टिगेट हुकूमत करे, हुकूमत भी ना करे। मैं कहता हूँ कि मीडिया के लोग, अपने मीडिया ग्रुप हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बड़ी पोटेंट किस्म की, वो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें कि अगर ये उन्हें नेगेट की है तो किसने चलाई है, और ख़ुद उसको एक्शन ले। चूँकि वहाँ पैमरा से या हुकूमत से आएगा, फिर पोलराइजेशन होगी कि देखो जी ये तो फ्रीडम के ऊपर करते हैं वो। दूसरी बात है टकराव की, मतलब है पार्टी के अंदर डिफरेंसेस की। मेरे ख्याल में कोई पार्टी ऐसी नहीं पाकिस्तान में, मेजर पार्टीज में, जिनके अंदर डिफरेंट ओपिनियन नहीं होगी लोगों की। और मेरे ख्याल में ये जमहूरियत का और फ्रीडम की एक खूबसूरती है कि आप अपने तौर पे, मैं अगर सिर्फ ऐसे नीचे करके बैठ रहूं लीडर के सामने और कुछ ना कहूं, तो ये बात फिर जमहूरियत के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। मेरी जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो ज़रूर हमें देनी चाहिए, और वो पार्टी के फोरम्स के ऊपर देते हैं लोग, और देनी चाहिए मेरे ख्याल में, और उससे कोई भी। लेकिन ये कि कोई लोग तो कह रहे थे कि नहीं, या तो डायरेक्टली एक दूसरे पे हमले शुरू कर दिए। मेरी बात नहीं, कोई हमले की बात नहीं। ये बयानात जो हैं बाहर नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। हमें अंदर जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है तो खुल के बात करनी चाहिए कि मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये नहीं होने चाहिए। दूसरा वो कहे, चूंकि इस तरह पार्टी के इमेज को नुकसान होता है। मैं आपको ये बताऊं कि ये अदारों की टकराव की बात जो है, इस पर मैंने भी कहा था कि हम सवाल ही नहीं पैदा होता, अदारे मुकद्दस हैं, हम उनका सरे तस्लीम खम करते हैं, वो जुडिशरी हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री हो, कोई अदारा हो। हम कहते हैं कि जो हुक्म अदलिया का खसूसन आया है उसके ऊपर अमल हो गया और होना चाहिए। और मैं ये क्यों बात मैंने की थी, इसलिए की थी कि हमारी जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी, जिसकी मियां नवाज शरीफ साहब सदारत कर रहे थे, वहाँ बैठ के आखिरी पॉइंट शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि देयर इज़ नो क्वेश्चन कि हम कोई गोलाबारी किसी अदारे पे करें, क्योंकि ये ना मुल्क के मफाद में ना हमारे मफाद में। तो मैं पार्टी की पॉलिसी को हाईलाइट किया था। इंपॉर्टेंट है, आपने सॉरी आपको बात को काट रहा हूँ,
आपने बात की इदारों के टकराव की। जी जी, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि वो इदारों का टकराव नहीं चाहते। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज पार्टी रहनुमाओं को पाबंद किया है कि वो इदारों से मुतल्लिक बयान ना दें। जी जी, तो फिर इदारों का टकराव चाहता कौन है? देखिए ना, BBC को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, और क्या मतलब नवाज शरीफ साहब को नावस हैं कोई, बिल्कुल आज उनकी एंट्री हुई, अब उनको ये नहीं पता कि ये मुल्क हमें अजीज़ है, सियासत का इक़्तिदार ये आना जानी चीज़ है, और हम आगे क्यों हम चाहेंगे, हमारी स्ट्रेंथ है हमारे अदारे, और अल्लाह के करम से आगे। लेकिन जो उनका लीगल राइट है, तो अगर देखो उन पे ब्लेम एक लगता है, उनकी फैमिली पे लगा हुआ है, उन्होंने हर लेवल पे फाइट करना है ना, वन कांट टेक, यानी और आइन और कानून की हदूद के अंदर रह के उसको भी फिर ये ना कहा जाए कि जी ये तो भी अदारे के खिलाफ कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट एक फैसला देती है, सजाए मौत दे देती है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ कई दफ़ा वो टोटल सजा आपकी ख़त्म हो जाती है। ये आपका आईनी हक है और हर पार्टी का हक है और हर उसका हक है। लेकिन खुदा के करम से ये दूसरी जो हम ये कह रहे हैं कि इसका 120 का जो हमारा हल्का है, उसमें देखिए वो आपके जो परवेज साहब हैं वो लाहौर के सदर भी हैं, और उसके अलावा और हमजा तो हमेशा हैं ही उधर, वो पूरे पंजाब की सियासत करते हैं, वो लाहौर की करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है। तो आई एम श्योर कि पार्टी करेगी। और फिर ये है कि जी फैमिली के अंदर झगड़ा हो गया, जी फैमिली के, मेरे ख्याल में हमें इस तरह वक्त ज़ाया करने की बजाय अपने अपने गिरबान में देखना चाहिए, अपनी अपनी पार्टियों को बेहतर करना चाहिए, और अपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव, ये इलेक्शन ईयर है, लोगों को कन्विंस करें कि आपने किया क्या है, आपकी जो कार्रवाई है, जो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट किया। ठीक है। अब अभी रिव्यू पिटीशंस दायर की है मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पनामा फैसले के खिलाफ, इसमें उन्होंने फुल कोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, तो किस हद तक रिलीफ उन्हें मिल सकता है? देखिए, ये सवाबदीद जो है, ये डिसीजन जो डिस्कशन है चीफ जस्टिस की, अगर वो चाहें तो फुल कोर्ट की कोशिश कर सकते हैं। आमतौर पे आई थिंक सब लोगों ने सब सुन के कान पक गए कि बेसिकली ये रिव्यू पिटीशन जो होती है वो बेसिकली जाती है सिर्फ और सिर्फ उसी बेंच के सामने जिसने ऑर्डर पास किया था। तो ये पोजीशन अब देखनी पड़ेगी, मगर उसमें ऑब्वियसली अब ये नई नई चीजें हमने देखी हैं, न्यू इनोवेशंस हैं। हियरिंग एक बेंच कर रही है, ऑर्डर कोई और दे रही है, जजमेंट आई जा रही है, फाइनल नहीं आई, और इम्प्लीमेंटेशन जजेस जो हैं वो ऑर्डर पास नहीं करते। अब मैं इस चीज पे मैं भी अभी देखना चाह रहा हूँ कि अब जो इम्प्लीमेंटेशन जज बिठाए जाएंगे ऑनरेबल जज, क्या वो भी अभी ऑर्डर नहीं पास करेंगे? ये 5 मेंबर बेंच के पास जाएगा ऑर्डर के लिए, जैसे पिछली दफा हुआ था। और जिस तरह के हालात हैं उसके अंदर तो मेरे ख्याल से वकीलों को बड़ा खुश होना चाहिए और पॉलिटिशियंस को देखना चाहिए कि फिर 184(3) के अंदर आप पिटीशन तैयार करें किसी भी ऐसे बंदे की जिसने अपनी किसी पेमेंट को डिस्काउंट कर दिया, वेव कर दिया, मना कर दिया, माफ कर दिया, क्योंकि अगर उसने उसमें एसेट्स नहीं डाला तो बेचारा उसको फिर तो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। तो ये तो नई चीजें इनोवेशंस आई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, हमें देखना पड़ेगा कैसे प्ले आउट होती है। सही। अली मोहम्मद खान साहब, शेख रशीद साहब ने आज ये ऐलान किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो कि नैब नहीं खोलने जा रही, इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो शरीफ खानदान नैब के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, कल वो पेश नहीं हुए, नैब ने बुलाया था, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? देखें, कल जो मियां साहब और उनकी फैमिली ने डिसीजन लिया कि वो पेश नहीं होंगे, ये बड़ा कैलकुलेटेड इनकी डिसीजन है। कल किसी प्रोग्राम में इनके एक मेंबर ने आर्गुमेंट दिया कि चूंकि उन्होंने वो रिव्यू में गए हैं इसलिए वो पूरे ऑर्डर को फिलहाल पेंडिंग रखना चाहते हैं या पेंडिंग समझते हैं, इसलिए वो नहीं गए। तो ये बड़ी बचकाना सी बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको नलिफाई या उसको स्टे पे लेके जाना या उसको चेंज करना, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उसी सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसी बेंच के पास है जिसके पास रिव्यू पिटीशन लगी हुई है। तो जब तक कोई स्टे ऑर्डर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर आपकी और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा आपको इंटरिम ऑर्डर देती है कि ठीक है हमारा फैसला तब तक, उसका ये पोर्शन या पूरा फैसला तब तक जो है वो स्टे पे रहेगा, फिर तो बात समझ में आती है। अभी आपकी पिटीशन लगी नहीं है, अभी कोई स्टे है नहीं, कोई इंटरिम ऑर्डर आया नहीं है, तो इस वक्त सूरत हाल एज ऑफ इट इज व्हेन वी आर टॉकिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड है। तो वो सरकारी अफसरान जिन्होंने इसमें लेतो लाल किया, जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कराने में बहुत देरी की, जो हुदैबिया के केस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या जिन्होंने नैब का रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको बहुत कम टाइम दिया था और वो टाइम इनसे गुजर रहा है, और इन्होंने उसको पहले तो रेफरेंस भेजने में, उसको इम्प्लीमेंटेशन में
بہت ٹائم لیا. تو نواز شریف صاحب کا پیش نہ ہونا جو ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے آج جو ان کا ریفرنس جو ہے بھیجی ہے اور پھر اس کی اٹارنی جنرل کی طرف سے ریفیوٹ ہوا کہ نہیں ہوا, پھر جو ہے اسپیکر ہاؤس کی طرف سے اس کی تردید آئی, لیکن کچھ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات چل رہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب اس اداروں کے ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو شاید لگتا یہ ہے, جماعت کی نہیں بات کر رہا میں, ان کی ذات کی بات کروں, ان کو لگتا یہ ہے کہ ان کی ذات کا بچاؤ اب شاید اس میں ہے کہ ادارے ٹکرا جائیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی سازش نہیں ہے. آج بھی مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہے. اگر سازش ہوتی مسلم لیگ نون کی حکومت گھر جا چکی ہوتی. ٹھیک ہے, مجھے ذرا قاہرہ صاحب سے بھی اس پہ ان کی ٹیک لینی ہے. اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں گا, خان صاحب, قاہرہ صاحب, جو شریف خاندان ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے جب تک ان کا سپریم کورٹ میں ان کی جو ریویو پٹیشن اس پہ فیصلہ نہیں آتا, تو اس کا بھی کیا نقصان ہوگا شریف خاندان کو؟ جی قاہرہ صاحب, قاہرہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی زید جمیل صاحب آپ رسپونڈ کیجئے گا. جو شریف خاندان نے نیب کے سامنے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا. بیسیکلی یہ پوزیشن تھوڑی سی اب عجیب سی سچویشن ہے. دیکھیں ایک آرڈر ایک دفعہ سپریم کورٹ پاس کر دیتی ہے تو اس کے بعد اس کی تعمیل کرنا ضروری, ایوری بڈی ہیز ٹو فالو اٹ. اس صورتحال میں, اور دوسری اس میں جو تھوڑے تضاد ہیں ان کی پوزیشن میں کہ ہم نہیں جائیں گے, بھائی پہلے کیوں گئے تھے؟ اگر آپ نے رائٹ آف سائلنس اڈاپٹ کرنی تھی, اگر آپ نے کہنا تھا سیلف انکریمنیشن جو ہے اس کی بیسس میں جواب نہیں دینا چاہتا یا اور کوئی آبجیکشن دینی, تو پہلے کرنی چاہیے تھی, جے آئی ٹی کے سامنے کرنی چاہیے تھی. اب اس سچویشن میں انہوں نے اپنی میرے خیال سے ویو کر دی رائٹس آف سائلنس وغیرہ. اب یہ میرے خیال میں پاسبل نہیں. ایک اور اگر کامنٹ میں کر لوں سمجھ, یہ جو باتیں ہو رہی کلیش آف انسٹیٹیوشن, جو جنگ انسٹیٹیوشن کے درمیان کی کوشش کی جا رہی ہے, فرض کر لیں کہ آج کی جو یہ مسئلے میں جو خبر نکلی ہے کہ یہ ریفرنس والی بات, فرض کریں کہ کوئی پاکستان کا دشمن ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن آپس میں جو ہے کلیش کریں, ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ چیز چلائی ہو. تو وی آل ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, اور بڑی ریسپانسبلی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اور ہم یونائٹڈ اسٹینڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, جہاں ایک بریک لیں گے, بریک ہم بات کریں گے جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں, یہ ایکسٹرنل ہمارے معاملات پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, بالخصوص ہمارے جو خارجہ امور ہیں وہ اب ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی, اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب, ہمارے انٹرنل چیلنجز تو اتنے زیادہ ہیں ہی, یہ ایکسٹرنل چیلنجز پہ کتنے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں, چونکہ ایک تو اب پالیسی آنے والی ہے ساؤتھ ایشیا سے متعلق, تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں, آپ کا یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈومیسٹک جو سچویشن ہے, پالیسی ہے, وہ امپارٹنٹ ہوتی ہے چونکہ وہ بنیاد بنتی ہے فارن پالیسی کی. ہم جب 1947 میں پاکستان بنا نا, تو ہم نے جو انہرنٹ کی فارن پالیسی وہ تھی جو انگریز نے دی, اور انگریز اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کمیونزم اور کیپٹلزم کی جنگ تھی. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں تھا کہ ابھی اس پالیسی کو چینج کرنے کے لیے 4 چیزیں امپارٹنٹ ہیں. ایک آئیڈیالوجیکل فیکٹر, ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, ایک جغرافیکل ریالٹیز, اور ایک ہماری پولیٹیکل کنسیڈریشن. اس پہ بیس کر کے انہوں نے جو پالیسی پہ اصول دیے تھے وہ یہ تھا کہ پیسفل کو ایگزسٹنس, ہر کنٹری کے ساتھ ہم کسی کی سوورینٹی پہ اٹیک نہیں کرتے. نمبر 2, ہم ہر کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور اسپیسیفکلی انہوں نے کہا سپر پاورز اور نیبرز کے ساتھ. اور اسی طرح UN کے چارٹر کو ہم اپنا بنائیں گے اور وہ کریں. ہماری پالیسی کی بنیاد ہمارے وائٹل نیشنل انٹرسٹ تھی, اور وائٹل نیشنل انٹرسٹ کیا تھے؟ 2-3 موٹے. ایک ہم نے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, دوسرا تھا پولیٹیکل انڈیپینڈنس اینڈ سوورینٹی کہ کوئی ہمیں, اور تیسرا تھا سوشو اکنامک ویلفیئر. ابھی ہمارا یہ بھی ہے کہ اپنے جو نیوکلیئر ڈیٹرنس کو اپنے کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اس پہ بنیاد بنا کے آگے چلی. ابھی جب یہ 9/11 کے بعد ہم بہت زیادہ زیر عتاب آئے, تو ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے کے لیے نہیں دیں گے, ٹیررزم کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ ہم نان الائنڈ سائڈ کے اوپر باقاعدہ ممبر بن گئے. پہلے ہم سیٹو سینٹو ادھر ادھر, ابھی ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, رشیا سے بھی, چائنا سے بھی, اور یہ ایک بیٹر پالیسی ہے جس کے ڈی ویپنائزیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم مسلم امہ کی یونٹی کی بات کر رہے ہیں. اور اس پیرائے میں جب یہ ابھی افغانستان کی آپ بات کر رہے تھے کہ سچویشن ایمرج ہو رہی ہے, آج کیمپ ڈیوڈ میں بات چیت ہو رہی ہے, وہاں 3 نقطہ نظر ہے, بلکہ 4 نقطہ نظر ہے.
ایک ملٹری ویو پوائنٹ ہے جو کہتے ہیں اوپن اینڈڈ ہونا چاہیے اور ہمیں فوج اور دے. دوسرا ہے جو کہ آپ کا جو پولیٹیکل ہے, جو ڈپلومیٹک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریجنل کنٹری کو انوالو کرے تو پیسفل سولوشن ہو. تیسرا جو ہے وہ ٹرمپ کا بات ہے, وہ کہتا ہے ادھر منرلز ہیں, $1 ٹریلین کے منرل ہمیں نکالنے چاہیے, چائنا نکال رہے ہیں, ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اور چوتھا اور آخری جو ہے وہ ایرک پرنس جو بلیک واٹر کا جو ہیڈ تھا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں, مجھے کرائے کے بندے لگانے دیں, نوے جہاز دے دیں, میں آپ کو اکانومی بھی سیدھی کر دوں گا. ٹائم سر آگے بڑھنا ہوگا, بڑی تفصیل سے بات کی. بیرسٹر صاحب ہمارے پاس لیگلی وے فارورڈ کیا ہے؟ پاناما کا ببل کیا یہ برسٹ ہو جائے گا؟ نہیں سر, برسٹ تو میرے خیال میں نہیں ہوگا. obviously سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں, امپلیمنٹیشن جج جو ہیں ہم دیکھیں گے کہ بیسکلی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. مجھے جس چیز سے زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ حدیبیہ جو کیس, جو مین کیس تھا, اس کی ابھی تک اپیل نہ دائر کرنا, اس پہ کوئی آرڈر ضرور آنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ آرڈر بھی جو تھا کسی ججمنٹ کے بعد آیا تھا, ہو بھی سکتا ہے کہ 5 ممبر بینچ پھر سے بیٹھ کے کچھ اور آرڈر پاس کرے اس ایشو پہ, یہ بھی پاسبل ہے کیونکہ پہلے بھی 3 ممبر بینچ کے بعد آرڈر پاس کیا تھا 5 ممبر بینچ نے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جی جو ہماری جوڈیشری ہے انہوں نے ڈٹرمنیشن دکھائی ہے, انہوں نے ایک بیسکلی ایک فریم ورک بنا دی ہے کہ اس کو پائے تکمیل تک اس طرح لے کے جانا ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کوئی برسٹ ورسٹ اس طرح کا ہوگا, ختم ہو جائے گا. یہ obviously یا تو پھر ڈیسیشن ون وے یا ادر وے آئے گی میرے خیال سے. ٹھیک. علی محمد خان صاحب, اب پی ٹی آئی کا نیریٹو کیا ہے؟ ایک تو گورننس کی بات کی جائے تو کے پی کے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی کا مسئلہ بڑا سیویئرلی وہ ابھر کر سامنے آیا ہے, تو آپ دوسروں پہ تو الزام لگاتے ہیں, اپنی کے پی کے میں حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ڈینگی کا ایشو ہے یہ ہر سال ایمرج ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت سیریس لینا پڑے گا. اور آج صبح بھی میں پشاور میں تھا, ایف سی آر جو ہے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے خلاف فاٹا کے عوام آئے تھے, اور میں وہیں پہ تھا گورنر ہاؤس کے ساتھ, ہم نے بہت بڑا جلسہ اس پہ کیا. یہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ایشو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہیں پہ یہ بھی میرے سامنے انہوں نے ڈسکس کیا, اور وہیں پہ ہماری بات بھی ہوئی عاطف خان صاحب کے ساتھ جو ہمارے منسٹر ہیں, اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی وہیں پہ کرائی کہ اس کو فوری طور پہ ٹیک اپ کیا جائے گا, اور کام اس پہ شروع ہو چکا ہے. لیکن کچھ وبائی امراض ایسی ہیں جس کو آپ اس کی کیئر تو کر سکتے ہیں, آپ اس کو, لیکن اس کو روک نہیں سکتے, وہ اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن ایک چیز ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کیئر کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ آج میں آپ کا فورم یوز کرتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ان کو ایک یقین دہانی کرائی فاٹا کے عوام کو, آج ٹاپک نہیں ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم آج ان کی آواز نہ بنے تو نواز شریف صاحب کی جو سابقہ جو وزیر اعظم ہیں, ان کی حکومت نے صرف مولانا فضل الرحمان اور چکزئی صاحب کو خوش کرنے کے لیے فاٹا ریفارمز کو روکا. یہ فاٹا ریفارمز ہیں, فاٹا اصلاحات جو ہے وہ ہر صورت پر ہونی چاہیے, یہ ملک کے لیے ضروری ہے, فاٹا کے عوام کے لیے ضروری ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا, جنرل صاحب آپ کا, اور دیگر تمام مہمانوں کا. ہم چاہتے ہوتے تھے یہ ڈیبیٹ آگے بڑھتی لیکن ٹائم بڑا شارٹ تھا. ناظرین آج کی شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.